नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसमें हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे अर्थ पे, हमारा अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था और लाइफ की इवोल्यूशन कैसे हुई। तो उसमें बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ के रिलेटेड। जैसे अपना है ऑपरेशन हेल्डिन थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ है। अब ये थ्योरी क्या कहती है। उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन है जिसको कैमोजेनी भी बोलते हैं। और उसके बाद बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ेंगे हम। तो तीन तरह का इवोल्यूशन बेसिकली इवोल्यूशन की थ्योरी है जो हम पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशन हेल्डन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दिया है कि लाइफ जो है अर्थ पे कैसे आई। ऑपरेशन हेल्डन थ्योरी, केमिकल थ्योरी और ऑर्गेनिक थ्योरी, इसके अलग अलग सब पार्ट है जो हम देखेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ बता रहा है कि अर्थ का फॉर्मेशन जो है 4.54 बिलियन ईयर एगो हुआ था। अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था, जो कि 1/3 है एज ऑफ यूनिवर्स के। अगर एज ऑफ यूनिवर्स 1 मानते हैं तो हमारा जो एज ऑफ अर्थ है वो 1/3 है। तो अगला क्या कह रहा है कि सेवरल थ्योरी और पेस्टुलेट्स प्रोपाउंड किए गए हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में, कि लाइफ अर्थ पे कैसे आई। उसके लिए बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, मगर उन सभी थ्योरी में जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, सबसे ज़्यादा जिसको वैल्यू दिया गया है, वो है ऑपरिन हेल्डिन थ्योरी। ऑपरिन हेल्डिन थ्योरी को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। अब ये ऑपरिन हेल्डिन थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, ये बताती है कि लाइफ जो ऑरिजिनेटेड हुआ था अर्ली अर्थ में, ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस से हुआ है। जो केमिकल प्रोसेस से ही लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है, ये बता रहा है। क्या बता रहा है ये कि एटम जो है कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना। ध्यान से देखिएगा, एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना। अब इस मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से सभी तरह के माइक्रो मॉलिक्यूल बने, जिससे पहला लिविंग सेल बना। तो क्या कह रहा है ऑपरेशन हेल्डिन थ्योरी कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है अर्थ पे, वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस से बना है। तो सबसे छोटा किसी भी चीज़ का जो होता है वो होता है एटम। एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना पहले, उस मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के, रिएक्ट होकर के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्दर बना माइक्रो मॉलिक्यूल, और जिससे पहला लिविंग सिस्टम आया, पहला सेल बना। तो पहला सेल फिजियोकेमिकल प्रोसेस से बना है। आगे क्या कहता है, लाइफ ऑरिजिनेटेड अपॉन आवर अर्थ स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, कि लाइफ जो बना है नॉन लिविंग मैटर से आया है। ऑपरेशन हेल्डिन थ्योरी का दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से आया है। पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने और फिर उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के, चेंजिंग कंडीशन के कारण। तो लाइफ जो है ओवरऑल नॉन लिविंग थिंग से ही बना है। इसी को केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। और एक चीज़ और कह रहा है कि अभी प्रेजेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में केमिकल इवोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो उस टाइम पे था जब लाइफ इवॉल्व हुआ, वो केमिकल इवोल्यूशन अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं है। तो हमने क्या देख लिया, ऑपरेशन हेल्डिन थ्योरी के पहले स्टेटमेंट देखे कि एटम से मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, और फिर वहाँ से सेल बना। और आगे क्या कहता है कि ये नॉन लिविंग थिंग से ही हमारा जो सेल बना है, जो लिविंग थिंग्स बना है, नॉन लिविंग थिंग से बना है, और वो प्रेजेंट कंडीशन में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कंडीसिव नहीं है, इसीलिए केमिकल इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब आगे क्या कह रहा है कि हाइपोथेसिस गिवन बाय ऑपरेन अबाउट ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज ऑल्सो नोन एज मेटरलिस्टिक थ्योरी। ऑपरेन हेल्डिन थ्योरी जो है उसको मेटरलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि इसका पब्लिश किया गया था इसकी ऑरिजिन ऑफ लाइफ में। तो मेटरलिस्टिक थ्योरी बोलिए, ऑपरेशन हेल्डिन थ्योरी बोलिए, ये कहाँ पे आया था, ऑरिजिन ऑफ लाइफ नाम की बुक है जिसमें पब्लिश हुआ था। अब ये तो हमने देख लिया ऑपरेशन हेल्डिन थ्योरी। अब मॉडर्न व्यू भी है ऑरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के कि लाइफ कैसे आया, उसके लिए मॉडर्न व्यूज़ है, जिसमें मॉडर्न व्यूज़ को में दोनों चीज़ हम पढ़ेंगे। इसमें केमिकल इवोल्यूशन भी है और बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि लाइफ जो अर्थ पे आई वो केमिकल इवोल्यूशन हुआ, और बहुत सारे क्या बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ। हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे केमिकल इवोल्यूशन में अगर देखें तो केमिकल इवोल्यूशन को कैमोजेनी भी बोलते हैं। केमिकल इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, 3 फेजेस में केमिकल इवोल्यूशन हुआ है।
पहला है एटॉमिक फेज, दूसरा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये कुछ नहीं है, केमिकल इवोल्यूशन वही है जो मैंने आगे ऑपरेशन हेल्डन थ्योरी में पढ़ा था कि पहले एटम्स बने, उससे मॉलिक्यूल्स बने, फिर उससे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, और फिर उससे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। अब देखिए एटॉमिक फेज में क्या कह रहा है कि अर्ली अर्थ पे बहुत सारे एटम्स थे। जब अर्थ बना था 4.56 बिलियन ईयर एगो, तो उस पर बहुत एटम्स थे, और उन एटम जैसे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर था, जो एसेंशियल थे प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए। तो प्रोटोप्लाज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आगे हम देखेंगे, जो कि लाइफ प्रोसेस जनरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले क्या था, हमारे अर्थ पे बहुत सारे एलिमेंट्स थे इस तरह के जो प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए ज़रूरत थे, और एटम जो था सेग्रीगेट हो गए 3 कंसंट्रिक मासेस में। मान लीजिए भार के हिसाब से कि जिसका वेट जैसे है वो कंसंट्रेट हो गया। जैसे सेंटर ऑफ द अर्थ है, हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ है, उसमें सबसे भारी वाले जो एलिमेंट्स थे, एटम्स थे, जैसे आयरन था, निकल, कॉपर था, वो चले गए सबसे। अर्थ जो हमारा अर्थ का ओरिजिन कीजिए, हमारा अर्थ को इमेजिन कीजिए, उसके सेंटर में अर्थ का जब बना था तो उसके सेंटर में कौन से एटम्स जाएंगे, जो सबसे भारी होंगे वो सबसे सेंटर में जाएंगे, जैसे आयरन, निकल, कॉपर हो गया। मीडियम वेट वाले जो थे वो जैसे हो गए सोडियम, पोटासियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ये कोर ऑफ द अर्थ में चले गए। और जो लाइटर थे उन्होंने वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में चले गए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक फेज पढ़ रहे हैं, केमिकल इवोल्यूशन का एटॉमिक फेज, जो बहुत सारे एटम्स थे, वो एटम्स जो हैं प्रोटोप्लाज्म में मदद करने के लिए बहुत ज़रूरी था, और अर्थ में वो सेग्रीगेट हुए हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ में भारी गए, कोर ऑफ द अर्थ में मीडियम वेट गए, और जो लाइट थे जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन थे, वो एटमॉस्फेयर में चले गए। तो ये तो एटॉमिक फेज है। आगे क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब मान लीजिए इन जो एटम्स है उससे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। जैसे फ्री एटम्स हमने जो पढ़ा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर, ये सब मिल करके ये सब बन गए। हाइड्रोजन जैसे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिलके H2 बन गया, नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन बना दिया, पानी बन गया, उसी तरह से CH4 बना, CO2 बना। तो ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिए। तो इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा न्यूमरस थे वो हाइड्रोजन थे, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था। ये एटम मिल करके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया, उसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा था। और हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन मिल करके उस टाइम पे क्या हुआ था कि एमोनिया बना दिया। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम क्या हुआ था, हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोजन बना, एमोनिया बन गया। तो प्रिमिटिव अर्थ में अगर बात किया जाए तो पानी और एमोनिया 2 ही चीज़ थे, ये पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन प्रिमिटिव अर्थ। अगर कोई पूछेगा कि पहला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन प्रिमिटिव अर्थ, तो इट वाज वाटर एंड अमोनिया। हमने देख लिया एटॉमिक फेज, एटम बन करके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया, उसमें अमोनिया और पानी सबसे ज़्यादा था। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कि मान लीजिए इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कैसे बना। तो अर्ली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंट्रैक्टेड, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच इंट्रैक्शन हुआ, और अर्ली ऑर्गेनिक और मॉलिक्यूल भी इंट्रैक्शन हुआ एंड प्रोड्यूस सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे सिंपल शुगर बन गया, नाइट्रोजन बेस बन गया। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ज़रूरी हैं लाइफ का ओरिजिन के लिए, क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही लाइफ ओरिजिनेट होगा। तो ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही नाइट्रोजन बेस, एमोनिया, ग्लिसरॉल, ये सारे चीज़ बन रहे हैं। आगे क्या हुआ कि टेरेस्ट्रियल रेन आए, बहुत सारे जो हैं उस टाइम पे बारिश हुई होगी, तो ये सारे जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो डिज़ोल्व हो गए उस पानी में, और वो सारे जाके कहाँ हो गए, एक्यूमुलेट ओशियंस में, कि ये सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। उसके बाद बहुत, मान लीजिए अर्थ पे क्या हो रही है, बारिश आ जा रही है एकदम से, बारिश में वो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिज़ोल्व होके ओशियंस में जा कर के, समुद्र में जा कर के एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो जो पानी था, एंशियंट वाटर था, ओसनिक वाटर था, उसमें बहुत सारे मात्रा में हमें नाइट्रोजन, CH4, HCN, नाइट्राइट्स, कार्बाइड्स और बहुत सारे गैसेस मिलते हैं, जो पुराने जो ओशियंस थे, अभी के ओशियंस के बारे में बात नहीं की जा रही है। उसके बाद क्या हुआ कि ओशियंस में ये सारे जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे वो आके जो है इकट्ठा हो गए। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस हुए, एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे हो गया
रिएक्शन हुआ उस पानी में, जैसे सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज आया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ जैसे लाइटनिंग आया, यूवी रेज आया, हाई एनर्जी रेडिएशंस आया उस पानी में। तो ये सब से क्या हो गया कि रेडिएशन जो पानी में आया तो उस टाइम पे ओजोन लेयर नहीं था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओजोन लेयर यूवी रे को प्रोटेक्ट करता है तो उस टाइम पे पानी में यूवी रेज से लेकर के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइटनिंग वगैरह हुआ, और उस लाइटनिंग के कारण क्या हुआ कि सूप लाइक ब्रॉथ ऑफ केमिकल्स फाउंड इन द ओशियंस। ओशियंस में उस हर एक तरह के रिएक्शंस के कारण, लाइटनिंग के कारण, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण एक सूप जैसा केमिकल बना, और उसी सूप जैसे केमिकल से लिविंग सेल्स आए। तो ये सब चीज़ क्या पढ़ रहे हैं हम, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं कि केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, एटम्स बने, उससे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फोड़ जुड़ करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, समुद्र में वो सारे मिक्स हो जा रहे हैं रेन के थ्रू, और फिर उस पर बहुत तरह के केमिकल्स हो रहे हैं, मान लीजिए रिएक्शंस हो रहा है अंदर लाइटनिंग के कारण, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक सूप लाइक फ्रॉथ बन रहा है। तो सूप लाइक फ्रॉथ जो बन रहा है उसी से लिविंग सेल आया है, जो कि जिसको लिविंग सेल को हेल्डेन ने टर्म किया प्रीबायोटिक सूप। अगर कहीं क्वेश्चंस में आता है व्हाट इज दिस प्रीबायोटिक सूप, तो प्रीबायोटिक सूप इज अ सूप फ्रॉम विच लाइफ इज इमेजिन टू बी ओरिजिनेटेड। तो लाइफ जो आया है वो प्रीबायोटिक सूप से आया है, उसको हॉट डाइल्यूट सूप भी बोलते हैं। तो यहीं से सारे केमिकल एलिमेंट्स वगैरह आए हैं। और आगे देखते हैं, द फॉर्म्ड मॉलिक्यूल एक्यूमुलेटेड इन द ओशियंस बाउंडेड बाय कवरिंग फॉर्मिंग कोक्यूरेट्स विच हैव कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। तो ये जो सूप देख रहे हैं ये सेल्फ रेप्लिकेट होके आगे बढ़ रहा है। ये तो ये हमने केमिकल इवोल्यूशन देख लिया। आगे क्या बता रहा है कि मान लीजिए केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ, जैसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ अब ऑरिजिनेटिंग मॉलिकुलर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो एटॉमिक ये केमिकल इवोल्यूशन में भी हम यही देखते हैं कि मॉलिक्यूल से लाइफ लाया है। अब इसी का जो एक साइंटिस्ट हैं स्टेनली मिलर करके, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1953 में। इसके बारे में भी कुछ जानकारी दिया हुआ है कि ये ग्रेजुएट थे हेरोल्ड यूरे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। उन्होंने क्या किया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को जो पास किया मिक्सचर से, इन साइंटिस्ट एक्चुअली ये क्या दे रहे हैं कि केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ दे रहे हैं। इन्होंने स्टैनली मिलर ने क्या किया कि एक मिक्सचर बनाया मीथेन का, अमोनिया का, वाटर का, हाइड्रोजन का। 4 मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, हाइड्रोजन है। इनका एक मिक्सचर बनाया, उनके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पास किया गया। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इसके चारों गैस के थ्रू मिक्सचर के पास किया गया, और इसका रेशियो जो लिया गया था वो 2:1:2 में लिया गया था। अब उसमें जब पास किया गया तो उससे क्या हो गया कि केमिकल कंपोजिशन उसका जो एनालाइज किया गया, लिक्विड इनसाइड द apparatus, लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे। तो क्या किया गया, 4 गैस लिया गया, उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास किया गया और बहुत दिन तक रखा गया उसको। उसमें ये पाया गया कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास करने से। और आगे हमने इसमें क्या पढ़ा था, केमिकल इवोल्यूशन में यही पढ़ा था कि समुद्र में भी बहुत सारे तरह के रेडिएशंस पास हुए, उससे क्या हुआ, एक फ्रॉथ लाइक सब्सटेंस बना। तो वही फ्रॉथ लाइक सब्सटेंस को यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। तो जैसे इंक्लूडिंग सम एमिनो एसिड है, एनिलीन है, ग्लिसरीन है और एस्पर्टिक एसिड है। तो यहाँ से मिलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द आइडिया दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुड बी सिंथेसाइज्ड इन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बने हैं इसी से तो लाइफ बना है। तो हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, वो केमिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। तो वहाँ से हमें पता चला कि लाइफ जो है अर्थ पे भी बनाया जा सकता है, कि इन्वायरमेंट में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि 4 गैस को लेकर उन्होंने कुछ पास किया अल्ट्रावायलेट रे, उससे भी उन्हें कुछ क्या मिल गया, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक कंपाउंड बन गया। और जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहीं से लाइफ बन रहा है। तो आगे बोल रहा है, इट इज कंसिडर दैट एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स सच एज न्यूक्लियोटाइड्स, एमिनो एसिड, जो लिविंग थिंग है, कुड दस बी फॉर्म फ्रॉम प्रिमिटिव अर्थ। तो वहाँ से ये पता चल रहा है। तो ये हमने स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि लाइफ जो है केमिकल इवोल्यूशन से, केमिकल रिएक्शन से बना है। आगे क्या कह रहा है, अर्ली लाइफ जो है 4 बिलियन साल पहले आया। और क्या कह रहा है, मेम्ब्रेन बॉर्न प्रोकैरियोटिक। तो लाइफ तो 4 बिलियन साल आया है, मगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। वो कब आए, 3.8 बिलियन ईयर एगो।
जिसको प्रीवियसली जो थे हेटेरोट्रॉप्स थे और बाद में वो ऑटोट्रॉप्स बन गए। जो भी सिंगल सेल या प्रोकैरियोट एनिमल्स पहले आए थे, इनिशियली पूछेगा वो क्या थे, वो हेटेरोट्रॉप्स थे। हेटेरोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, खुद का खाना वो नहीं बना सकते थे। पहले हेटेरोट्रॉप वाले आए, उसके बाद आए ऑटोट्रॉप्स वाले। तो ऑटोट्रॉप्स में भी सबसे पहले वो कौन आए, तो वो ब्लू ग्रीन अलगे आए। आगे है अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन साल पहले यूकैरियोटिक सेल आए। यूकैरियोटिक सेल मतलब मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म। तो पहले सिंगल सेल आए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स होके यूकैरियोटिक सेल आए। और ये यूकैरियोटिक सेल से ही जितने भी अभी हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं, सारा बैक्टीरिया सिंगल सेल, तो यूकैरियोटिक सेल से ही जितने भी सारे हम अभी ऑर्गेनिज्म अपने अराउंड देखते हैं, वो सारे यूकैरियोटिक सेल से आए। तो ये हमारा केमिकल थ्योरी हमने समझ लिया कि ये केमिकल इवोल्यूशन क्या था, और एक्सपेरिमेंटल उसका एविडेंस स्टैनली मिलर का भी हमने समझा अच्छी तरह से। आगे क्या है, ये तो केमिकल इवोल्यूशन हो गया। आगे है बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं। ये क्या है, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब कुछ कुछ प्रिजम्पशंस हैं। अगर मान लीजिए कोई भी इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीज़ मानना पड़ता है। तो इसमें हम क्या मानते हैं, जैसे फंडामेंटल प्रिजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कि हम क्या मानेंगे। हम ये मानते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ने से पहले कि मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर डिसेंट्स जनरेशन बाय जनरेशन फ्रॉम वन एंसेस्टर टू अनदर। हमें क्या चीज़, एक मूलभूत बातें जो मान के रखनी है इस चीज़ में, बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, वो ये है कि अगर एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन आगे बढ़ते हैं तो चेंजेस हो रही है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने मदर से बॉर्न हुआ है, तो मदर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग होंगी बच्चों में कुछ कुछ, तो चेंजेस आएगा। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंजेस आती है, ये चीज़ हमें मानना पड़ेगा इस चीज़ में। आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, प्रेजेंट डे एनिमल्स एंड प्लांट हैज बीन इवॉल्व बाय प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन द अर्ली सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ। ये क्या कह रहा है कि आज का जो हम जीव जंतु देखते हैं, पौधे देखते हैं, वो इवोल्यूशन से आया है, ग्रेजुअल चेंज से आया है। कि पहले वो सिंगल सेल था, फिर डेवलप होते होते मल्टीपल सेल आया। पहले एक पत्ता होगा, फिर पत्ते से डेवलप होते होते वो क्या हुआ, एक पौधा बना होगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। थ्योरी ऑफ अगला है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक्सप्लेन कन्विंसिंगली ओरिजिन ऑफ लाइफ। कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी से हमें पता चलता है लाइफ कैसे आया, और ये भी पता चलता है कि वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल कैसे हैं, अभी इतना ज़्यादा वेरिएशन कैसे आया। तो उसके बारे में हमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से ही पता चलता है कितना वेरिएशंस कैसे आया। सिंपल से चीज़ें कम्प्लेक्स कैसे होते चले गई। मान लीजिए आज हमें ये भी समझ में आएगा कि जिराफ जो है, जिराफ का नेक क्यों बड़ा है, हॉर्स का नेक क्यों छोटा है। तो ये सारी चीज़ जो है इवोल्यूशन की प्रक्रिया से ही आई है, और ये सब चीज़, हर एक चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से मिलता है। तो इसमें भी अलग अलग थ्योरी हैं, जैसे बहुत सारे थ्योरी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में भी हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं, मगर कुछ कुछ थ्योरी है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, कुछ थ्योरी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। 3 ऐसी थ्योरी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो ऑर्गेनिक है, जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी मिला है। उन थ्योरी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहला है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको लेमार्किज्म भी बोलते हैं। क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला थ्योरी ये है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। दूसरा है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको डार्विनिज्म का थ्योरी बोलते हैं। और तीसरा है म्यूटेशन का थ्योरी। तो ये तीनों थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि लाइफ कैसे ऑर्गेनिकली इवॉल्व हुआ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चेंजेस कैसे आ रहे। तो लेमार्किज्म का पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, लेमार्किज्म। तो ये जो है पहला थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, पहला थ्योरी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसने दिया, वो लेमार्क ने दिया था। तो पहला थ्योरी है, जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे ये लेमार्क, और लेमार्क फेमस बुक इज फिलोसफिक जियोलॉजिक नामक इसका एक किताब है लेमार्क का। ही अनाउंस्ड इन 1801 में उन्होंने एक थ्योरी दिया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके मेन बिंदु दिए हुए हैं कि 3-4 पॉइंट लेमार्क ने क्या बोला था, लेमार्क ने क्या बोले थे वो, कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है। तो उन्होंने 4 पॉइंट में इसको पूरा अपने थ्योरी को एक्सप्लेन किया है।
वो बात करते हैं इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ के, कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर बड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, चूहा है, वो बड़ा कैसे हो रहा है? बड़ा हो रहा है, उसके लिए इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ जरूरी है। तो इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ के कारण साइज बड़ा होता है ऑर्गेनिज्म का, इनर वॉन्स न्यू स्ट्रक्चर अपेयर, और नए स्ट्रक्चर जो अपेयर हो रहे हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स, मान लीजिए किसी का कान, कोई ऑर्गेनिज्म में कान नहीं था और वो ईयर का डेवलपमेंट हुआ। ईयर का डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि सुनने की इच्छा जाहिर हुई। तो लेमार्क वही बोलते हैं कि इनर वांट या इंटरनल फोर्सेस के कारण ही साइज बड़ा होता है या नए ऑर्गेनिज्म आते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो रहा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अगर कोई जीवित ऑर्गेनिज्म है तो इन्वायरमेंट का उस पर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। पहले बोले कि इंटरनल फोर्सेस के कारण कोई भी चीज़ बड़ा हो रहा है, नए ऑर्गेनिज्म या नए बॉडी पार्ट लग रहे हैं। दूसरा बोले कि इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है ऑर्गेनिज्म पे। और तीसरा चीज़ बताते हैं यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेन। वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऑर्गेन, मतलब हुआ कि अगर कोई ऑर्गेन को आप यूज़ करेंगे तो इट विल स्टे विथ यू, आपके साथ रहेगा। अगर ये ऑर्गेन को यूज़ नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा। बहुत सारे नीचे एग्जांपल देखेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो पार्टिकुलर ऑर्गन को यूज़ नहीं कर रहा है तो दे आर लूजिंग दैट ऑर्गेनिज्म। चौथा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि जो भी कैरेक्टर आप एक्वायर कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, वो आगे भी इनहेरिट होगा। 4 पॉइंट में समझ लिया हमने लेमार्क की थ्योरी क्या है। आगे एग्जाम्पल्स है इसका, ये चारों पॉइंट को समझाने के लिए। जैसे लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ ड्यू टू लैक ऑफ सरफेस वेजिटेशन, कि जिराफ का गर्दन क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि उस टाइम पे जो था सरफेस वेजिटेशन ख़त्म हो गया, तो ऑब्वियसली जो था उसका नेक इसीलिए डेवलपमेंट हुआ ताकि वो लंबे पैरों पे जो फल है या जो भी लीव्स वगैरह है वो कंज्यूम कर सकें। दूसरा है एक्वाटिक बर्ड्स के वेब्ड टोज होते हैं। नॉर्मल बर्ड के अगर देखेंगे तो टोज जो होते हैं वेब्ड नहीं होते। एक्वाटिक बर्ड के वेब टोज क्यों होते हैं? बिकॉज उनको पैर में उनको तैरना होता है उनको। दूसरा है कि डीप सी फिशेज जो हैं, जो अंदर रहते हैं, उसके मछली फ्लैट होते हैं। और वेल्स का यही कारण है कि हिंड लिम्स जो था, पास का जो लिम्स था वो गायब हो गया। दूसरा अगला एग्जाम्पल है वेडिंग बर्ड का, जो ऐसे पक्षी होते हैं जो दलदल में रहते हैं, उनके पाँव बहुत लंबे होते हैं ताकि वो अपने बॉडी को वाटर लेवल से ऊपर रख सके, लॉन्ग लेग्स होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों आ रहे हैं? ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, सर्कमस्टांसेस के कारण ये सब कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो रहा है। अब देखिए कि इफेक्ट ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। तो जिराफ का इस तरह से दिखाया गया है डायग्राम में कि ये शॉर्ट लेंथ ऑफ फोरलिम्स एंड नेक। अब ये घोड़ा जो है उसका छोटा होता है फोरलिम और नेक, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रास जो है बहुत सारे पाए गए हैं। और वही जिराफ का जो है धीरे धीरे करके ये नेक बढ़ता चला गया है क्योंकि सरफेस वेजिटेशन ख़त्म होती चली गई। अब तो हमने लेमार्किज्म देख लिया कि ये पहला थ्योरी था। फिलोसफिक जियोलॉजिक जो है इसकी बुक का नाम है। इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, यूज डिसयूज़ के बारे में बात करते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं ये। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है डार्विनिज्म। इन्होंने क्या बोला, ये नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। उनकी एक बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिलोसफिक जियोलॉजी किसका बुक है? लेमार्किज्म का। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विनिज्म का बुक है। उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है नेचुरल सिलेक्शन को। अब वो क्या बोलते हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल और प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन स्ट्रगल फॉर लाइफ। तो इसको क्या बोला जाता है? फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मान लीजिए ये जो डार्विनिज्म की थ्योरी है, इस थ्योरी को फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की, इवोल्यूशन जो हुआ, जो भी हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, उसके फाउंडेशन यहीं से मिलता है। अब इनमें जो है इनकी मूल बातें क्या बोलते हैं ये डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शन में, कि यूनिवर्सल ऑकरेंस ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन होगा सभी जगह, चीज़ें वेरी होंगी, और ओवर प्रोडक्शन। दो बात को इन्होंने स्ट्रेस किया है कि ये जो वेरिएशन है ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक जगह पे होगा। वेरिएशन या बदलाव जो है पूरे संसार में होगा, हर एक जगह होगा, यूनिवर्सली होगा वो। और ओवर प्रोडक्शन होगा कि कोई भी जीव जंतु है या कोई भी मानव जाति है, प्रजाति है, उसका ओवर प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो।
आगे क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो कम्पीट करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज, तीसरी बात वो क्या बोलते हैं कि रिसोर्सेज तो है जो है वो लिमिटेड है, इसीलिए उन्होंने बोला है कि ओवर प्रोडक्शन के कारण स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस के लिए। मान लीजिए स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस के लिए, कैसा स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल बिटवीन सेम स्पेसीज। मान लीजिए कोई घोड़ा घोड़े से कम्पीट करेगा, या दो लायंस के बीच में फाइट होगी, जो टाइगर्स के बीच में फाइट होगी, सेम स्पेसीज वाले जो है झगड़ा करेंगे। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो देर विल बी फाइट बिटवीन अ हॉर्स एंड अ लायन। और तीसरा स्ट्रगल उन्होंने बात किया है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, जिससे सभी जूझेंगे, जैसे अर्थक्वेक आएगा, टाइडल वेव आएगा, बर्निंग ऑफ वॉल्केनोज आएगा, जो कि पॉपुलेशन खत्म करेगा। अब तो देख लिया हमने कि ओवर प्रोडक्शन होगा उसके लिए, उसके बाद क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए इंटर स्ट्रगल, इंट्रा स्ट्रगल और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल होगा। तो इन सब स्ट्रगल से पॉपुलेशन घटेगा। अब इसमें सर्वाइव कौन करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि इतना तरह के परेशानी में कौन सर्वाइव करेगा, जो एडवांटेजियस कैरेक्टर जिसके पास है, जिसके पास एडवांटेजियस कैरेक्टर हैं, जिसके पास वैसी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी इन विच दे कैन सर्वाइव इन द हार्श क्लाइमेट। Thus, individual having favorable variations have a better chance of living long enough to reproduce. तो सर्वाइव वही करेगा जिसके पास एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स हो। आगे क्या हुआ है कि जो एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। अब क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन होगा। ऑर्गेनिज्म आफ्टर गेटिंग फिटेड टू द सराउंडिंग ट्रांसमिट देयर यूजफुल वेरिएशन टू नेक्स्ट जनरेशंस और नॉन यूजफुल वेरिएशन आर लिमिटेड। तो इन्होंने चार चीज़ें, पांच चीज़ें बोली। वेरिएशन होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, ओवर प्रोडक्शन के कारण स्ट्रगल होगा, तीन तरह का स्ट्रगल हमने देखे हैं। वही सर्वाइव करेगा जिसमें क्या होगी, कौन सी एबिलिटी होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक जो है एडवांटेजियस होगा, और जो एडवांटेजियस है, जो उसको सर्वाइव कर पा रही है जिस कारण से, वो आगे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, कैसे ऑरिजिन हो रहा है। आगे क्या है, नियो डार्विज्म है। डार्विज्म थ्योरी के बाद नियो डार्विज्म है। अब ये नियो डार्विज्म बेसिकली क्या है कि ये इंटीग्रेशन है डार्विज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन और ग्रिगोर मेंडल का थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। तो दो थ्योरी को बना के मिला करके नियो डार्विज्म बना है, जिसमें डार्विज्म की थ्योरी और मेंडल की जो थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स है, दोनों थ्योरी को अगर मिक्स कर देंगे तो नियो डार्विज्म की अलग थ्योरी आ जाती है। अब ग्रिगोर रोमेंस फर्स्ट यूज दिस वर्ड। अब ये जो नियो डार्विज्म वर्ड है, ये यूज़ किया गया था इनके नाम ने, ग्रिगोर रोमन के नाम ने किया गया था। और अगला थ्योरी जो है वो है मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी, सॉरी। अब ये जो है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट मिल करके एक थ्योरी दिए हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। अब ये नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं, जैसे ये नाम है कुछ जैसे टी दोनजाक्सी, आर ए फिशर, जेबीएस हेलन, स्मॉल राइट, अर्नेस्ट मायर, जीएल स्टेबिन। तो ये अब ये स्टेबिन की बुक है, जीएल स्टेबिन, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें स्टेबिन ने अपने बुक में 4-5 साइंटिस्ट मिलकर उन्होंने एक सिंथेटिक थ्योरी दिया इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का, और उसमें एक साइंटिस्ट नाम है स्टेबिन, उनकी बुक है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसने सिंथेटिक थ्योरी को डिस्कस किया है। अब इसमें क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द प्रूवन थ्योरी है, मतलब ये एक सिंथेटिक थ्योरी ऐसा है जो प्रूव किया गया है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। तो अब इसके 4-5 स्टेप्स हैं जिसके बारे में जिक्र किया गया है। इसमें कौन कौन से फैक्टर है, सिंथेटिक इवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ बताया गया है कि म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन होता है सडन चेंजेस, कि ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप कर रहा है, ओरिजिन कैसे आ रहा है, सडन चेंजेस के कारण आ रहा है। दूसरा बताते हैं वेरिएशन और रिकम्बिनेशन, और उसमें वेरिएशन आएगा। तीसरा हेरिडिटी बताते हैं, चौथा नेचुरल सिलेक्शन बताते हैं, और पांचवा आइसोलेशन बताते हैं। ये 5 फैक्टर के कारण जो है सिंथेटिक थ्योरी में हमें बताया गया है कि इसके कारण इवोल्यूशन होती है। म्यूटेशन थ्योरी क्या बताती है, अब देखिए म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, डच बोटनिस्ट ह्यूगो डी व्राइज ने। उनकी बुक थी द म्यूटेशन थ्योरी, बुक का नाम था म्यूटेशन थ्योरी। उसने ह्यूगो डी व्राइज ने ही इस थ्योरी का प्रपाउंड किया था। तो वो कैसे प्रपाउंड किए थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक पौधे को। ये जो साइंटिस्ट हैं ह्यूगो डी व्राइज, जो ये बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने एक पौधा है इवनिंग प्रिमोस,
इसका साइंटिफिक नाम है ओएंथेरा लेमार्किना। उन्होंने इस पौधे को ऑब्जर्व किया वाइल्ड में बहुत सालों तक कंटिन्यूसली, और उसमें ऑब्जर्व किया एकदम से चेंज आ रहा है कुछ वाइल्ड प्लांट्स में। इन्होंने अपना म्यूटेशन थ्योरी देने से पहले एक पौधा जो इवनिंग प्रोमिस है उसको सालों तक वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसमें वो क्या पाते हैं कि स्पॉन्टेनियस चेंजेस आ रहा है कुछ कुछ पौधे में। फिर उन्होंने थ्योरी दिया कि इवोल्यूशन एक जर्की प्रोसेस है। इवोल्यूशन जो है, उन्होंने क्या थ्योरी दिया कि इवोल्यूशन जो है वो सडन प्रोसेस है जहां पे न्यू वैरायटीज एंड स्पीसीज आर फॉर्म बाय म्यूटेशन, कि म्यूटेशन से ही जो नया वैरायटी फॉर्म होता है जो कि रॉ मटेरियल इवोल्यूशन का है। तो उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया इवोल्यूशन के लिए कि एकदम से जर्की प्रोसेस है, एकदम से कुछ चेंजेस आ गया, उससे क्या होता है, नया वैरायटी प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखिए कि साइलेंट फीचर क्या है म्यूटेशन थ्योरी का, कि वो क्या बोलते हैं साइलेंट फीचर क्या है, कि म्यूटेशन ऑल ऑफ अ सडन होता है, एकदम से हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। वो सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन अपीयर इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, कि एक तरह का म्यूटेशन मान लीजिए कोई चेंजेस जो आए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, और ऑल म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितने भी म्यूटेशन हैं, जितने भी चेंजेस हैं वो आगे ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन आ सकता है इस पे थ्योरी पे कि जितने भी म्यूटेशंस हैं क्या वो ट्रांसमिट होते हैं कि नहीं होते। हाँ, ट्रांसमिट होते हैं। यूजफुल म्यूटेशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर। जो भी यूजफुल म्यूटेशंस हैं जो इन्वायरमेंट में सस्टेन करने में मदद करते हैं वो नेचर सेलेक्ट करता है, और लेदल म्यूटेशंस और ऐसा भी हो सकता है खराब चेंजेस है, वैसे चेंजेस आए जो ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। आगे है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, कि जितने चेंजेस आ रहे हैं वो सब एक्यूमुलेट होकर के नए नए चेंजेस, मान लीजिए 10 तरह के चेंजेस आए, 10 तरह के चेंजेस के कारण एक नई स्पेसीज बन गई। और कभी कभी क्या होता है कि एक म्यूटेशन से ही नया स्पेसीज बन गया। आगे बताया है कि समटाइम्स अ न्यू स्पेसीज प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल म्यूटेशन, कि एक तरह का चेंजेस है, नया स्पेसीज बन गया। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस मिलके एक स्पेसीज बनता है। तो ये हमने देख लिया अभी तक इवोल्यूशन क्या होता है। हमने ये भी देखा कि केमिकल इवोल्यूशन, और देखा उसका प्रूफ देखा स्टैनले मिलर का, कि गैस के थ्रू वो पास करते हैं मिक्सचर के थ्रू, और वहाँ से ऑर्गेनिक चीज़, वहाँ से जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती है जहाँ लाइफ होता है। हमने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के भी 3 तरह के थ्योरी देख लिए, लेमार्किज्म का थ्योरी, डार्विज्म का थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी। हमने डिटेल में पढ़ा, उनको समझा भी। आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है, पहला है आर्चियोपेट्रिक्स। आर्चियोपेट्रिक्स क्या है, ये इसमें एक्चुअली एक बर्ड है और इसकी रेप्टाइल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये एक लिंक है बिटवीन अ बर्ड एंड अ रेप्टाइल। तो आर्चियोपेट्रिक्स लुक्स लाइक अ बर्ड के तरह दिखता है, विंग है, बीक भी है इसमें, मगर इसके टीथ और टेल जो है रेप्टाइल्स की तरह है। तो हम कह सकते हैं कि ये आर्चियोपेट्रिक्स जो है ये लिंक है बिटवीन बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में। आगे क्या है, इज देयरफॉर कंसीडर अ कनेक्टिंग लिंक, वही चीज़ बोल रहा है, कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच में। तो इससे क्या पता चलता है कि बर्ड्स जो है कहाँ से है, रेप्टाइल्स से है। तो आर्चियोपेट्रिक्स वगैरह ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि व्हाट इज आर्चियोपेट्रिक्स, और ये लिंक क्या है, बर्ड और रेप्टाइल के बीच में लिंक है, और क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे कि फॉसिल जो है इसका पहले डिस्कवर किया गया था कहाँ से, लाइमस्टोन डिपॉजिट है ये, जर्मनी में एक जगह है सोल्नाफेन। इसकी जो फॉसिल है आर्चियोपेट्रिक्स की, ये सोल्नाफेन एक जगह है जर्मनी में जहाँ से इसको पाया गया था। और ये कब था, ये लेट जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक ईरा भी कभी कभी पूछ देता है कि किस एरा में आर्चियोपेट्रिक्स पाया गया था। तो जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक ईरा जो है, जो 150 मिलियन ईयर एगो है, 150 मिलियन ईयर एगो इसको खोजा गया था मेसोजोइक एरा में। अगला है डायनासोर के बारे में बताया गया, कुछ स्पेसीज डायनासोर, ये भी कब मिला है, मेसोजोइक या मिड लाइफ एरा में। और डायनासोर एंड रोम्ड करते थे अर्थ में, ये 252 मिलियन ईयर एगो है। मेन इसका ईरा पता होना चाहिए कि किस एरा में ये मिला है, ये भी मेसोजोइक एरा भी है। अगला है कि मेसोजोइक एरा जो है उसको डिवाइड किया गया है 3 पीरियड में। पहला है ट्राइसिक,
दूसरा है जुरासिक और तीसरा है क्रिटोशियस। तो टाइमलाइन है एक इरा को मतलब 3 पीरियड में टीजे और सी में टेरासिक, जुरासिक और क्रिटोरियस में डिवाइड किया गया है। और अगला टर्म है क्रोमैग्नन। ये अर्लीस्ट नोन क्रोमैग्नल रिमेन जो है ये 35,000 से 45,000 साल पुराना है। और वो भी कैसे हम देख रहे हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हम पता कर रहे हैं। ये क्रोमैग्नन जो होता है ये लेटेस्ट जो हमारा जो ह्यूमन बींग का ही फॉर्म है, ये हमारा जो होमोसेपियंस है उसी का फॉर्म है। तो ये हैज़ अ पावरफुल बॉडी विच वेयर हैवी एंड सॉलिड, स्ट्रॉन्ग मसल्स थे, हाइट इसकी 180 cm थी। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है कि जैसे इसके स्ट्रेट फोरहेड थे, लाइक मॉडर्न ह्यूमन जैसे इसके सर था, शॉर्ट और वाइड था विथ लार्ज चिन। तो उसका जो ब्रेन था वो लार्जर था एवरेज ह्यूमन बॉडी से, ब्रेन बड़ा था हमारे बॉडी से। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्रोमैग्नन का। अब क्रोमैग्नन किसने क्वाइन किया था, ये लुइस लार्टर करके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्रोमैग्नन का नाम क्वाइन किया था। और जिन्होंने पहला क्रोमैग्नन फ्रांस में मिला था। ये क्रोमैग्नन आर कंसिडर्ड टू बी द लेटेस्ट, ये जो है लेटेस्ट डायरेक्ट एंसेस्टर। अगर हम मॉडर्न मैन का अगर कोई बोला जाए कि हमारा एंसेस्टर कौन है तो क्रोमैग्नन ही है। इट वॉज अ सब स्पेसीज ऑफ मॉडर्न ह्यूमन नेम होमोसेपियंस। किसका सब स्पेसीज था, मॉडर्न ह्यूमन का ये सब स्पेसीज था। तो हमने ये समझ लिया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी 3 फैक्ट्स थे, आर्चियोपेट्रिक के बारे में, डायनासोर के बारे में और क्रोमैग्नन के बारे में। मेसेंजर भी हमने देखा। तो हर एक तरह की थ्योरी समझ में आ गई हमें। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रूफ लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज्ड अब्रॉड। अब देखिए लाइफ ऑन अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगर हमने देखा था तो ऑप्शन में 20,000, 2 लाख, 20 लाख या 2 करोड़ साल। तो आंसर क्या होगा, सबसे पुराना यही है, डी। एक्सप्लेनेशन है एज ऑफ द अर्थ 4.6 बिलियन ईयर एगो है। डेटिंग और रेडियोमैक्टिव एज से हमें ये पता चलता है कि वही लाइफ जो है इतना साल पुराना है। ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ पूछा है, तो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, अमीबा या इलुगना है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हमने आगे भी पढ़ा था कि ये पहले प्रोकैरियोट्स जो आए थे, उसके बाद प्रोकैरियोट्स जो आए थे उसमें ऑटोट्रॉप्स बाद में आए थे, जो आए थे वो ब्लू ग्रीन एल्गी था। तो अब देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, अगर सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म कोई है तो ब्लू ग्रीन एल्गी है। अपना एनर्जी फोटोसिंथेसिस से लेते हैं, उसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, और वो ऑक्सीजन देते हैं, लाइफ स्टिमुलेटिंग बायोडाइवर्सिटी। अब द बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये हमने पढ़ा था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका है, लीनियस, लेमार्क्स, मेंडल, डार्विन। ये डार्विन का बुक पढ़ा था हमने, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यहाँ से लाया गया था। चार्ल्स डार्विन एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन इन द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में वो बताते हैं। ये फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का पूछेगा कि फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का जो फाउंडेशन है वो कहाँ से हमें मिलता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से मिलता है। अगला क्वेश्चन है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किस चीज़ पे बेस्ड है वो, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। हमने पढ़ा था सारे पॉइंट कि ओवर प्रोडक्शन होगा, फिर सर्वाइव के लिए वो लड़ेंगे एक दूसरे से, और सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अच्छा देखिए इसमें क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन में है कि बेस्ट नोन कंट्रीब्यूटर ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी डार्विन पब्लिश द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसकी जो बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन 1859। उसमें क्या दिया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं नेचुरल सिलेक्शन से ही वो आएंगे, दैट इंक्रीज द इंडिविजुअल एबिलिटी टू कम्पीट, सर्वाइव एंड प्रोड्यूस, उसको डार्विन थ्योरी बोलते हैं। अब है कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रोपाउंड किया है, तो डार्विन ने प्रोपाउंड किया है। हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब देखिए सबसे पहले जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ दिया था वो लेमार्क था, उसमें दिया है ऑप्शन में न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन या लेमार्क। तो लेमार्क वाज द फर्स्ट वन। आगे इसका एक्सप्लेनेशन है फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लेमार्क इज बेस्ट नोन फॉर द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, पहले प्रेजेंटेड किया था 1801 में। पहला पर्सन था वो एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टू पब्लिक। उसका जो बुक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक है। आगे देखिए द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, म्यूटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज इनोसिएटेड बाय ह्यूक्सले, डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो डी ब्राइस। डच बॉटनिस्ट थे, उन्होंने एक पौधे पे जो एक्सपेरिमेंट किया था म्यूटेशन थ्योरी के लिए।
वो ह्यूगो डी व्राइस ही थे। तो ह्यूगो डी व्राइस इज नोन फॉर द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उन्होंने क्या बोला कि नए स्पेसीज फॉर्म होते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन से नहीं, सडन चेंजेस इन वेरिएशन से। एकदम से वेरिएशन आ जाएगा, धीरे धीरे नहीं, कुछ नहीं होता है, एकदम से वेरिएशन आता है, और जिसका एकदम से वेरिएशन आता है उसका नाम म्यूटेशन बोला। और उन्होंने क्या बोला कि म्यूटेशन जो है हेरिटेबल होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। अब मैच द कॉलम क्वेश्चन है, जैसे थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है ए का डी हो जाएगा, डी व्राइस ने दिया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, 3 हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया। आगे है कि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, ये दिया है बिडल एंड टेंटम ने। 1 जीन 1 हाइपोथेसिस किसने दिया है, बिडल एंड टेम्पल ने। बिडल और टेम्पल ने दिया है। आगे मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन क्या है। मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन की अगर बात करें तो म्यूटेशन है या अचीव्ड क्वालिटी है, वेजाइनल बर्थ है या नेचुरल सिलेक्शन है। तो नेचुरल सिलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है वो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्ब इन स्नेक इज एक्सप्लेन्ड बाय। लॉस क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एडेप्टेशन ऑफ लिविंग इन बुरोज, नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो यूज एंड डिसयूज है, हमने पढ़ा था कि क्यों लूज कर रहा है, क्योंकि यूज नहीं हो रहा है। तो उसमें ही लैमार्किज्म का थ्योरी को समझाया गया है कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म लूज कैरेक्टरिस्टिक विच दे डू नॉट एक्वायर एंड डेवलप कैरेक्टरिस्टिक दैट आर यूजफुल। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक वो एक्वायर करेंगे जो यूजफुल है। आगे है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, इनहेरिट करेंगे जो एंसेस्टर से। रीज़न फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म में इतनी डाइवर्सिटी क्यों होती है, चेंजेस के कारण, म्यूटेशन के कारण। तो आंसर सी हो जाएगा, म्यूटेशन के कारण। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, 3 बेसिक एंड 3 नेसेसरी फैक्टर्स दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू प्रूव जेनेटिक वेरिएबिलिटी पॉपुलेशन है। बेसिक फैक्टर्स में जीन है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। तो ये जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है मेन कारण है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस एंड हैज द अल्टीमेट रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इसीलिए इवोल्यूशन कहीं भी होगा वो म्यूटेशन के कारण ही होता है इवोल्यूशन। जीन रिकम्बिनेशन, थर्ड बेसिक फैक्टर इंक्रीजेज द वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल जीनोटाइप। तो इससे हम क्या पता चला कि जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो मेन कारण है। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन का जो लेटेस्ट एंसेस्टर है कौन है, जावा मैन, क्रोमैग्नन मैन, निंडरथल मैन या पेकिंग मैन। हमने अभी पढ़ा था क्रोमैग्नन मैन है। ये कॉमन नेम है पहला अर्ली ह्यूमन को जानने के लिए। 43 ईयर ओल्ड बिफोर है, वही सब कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है जो हमने अभी पढ़ा था। आप देखिए एक आ गया वही आर्चोपिटेक्स जो है, आर्चोपिटेक्स क्या है ये, मॉडर्न एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, यही होगा आंसर। ये एंशियंट बर्ड ही है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। रेप्टाइल्स, अब तीनों जो ऑप्शंस में है वो रेप्टाइल्स दिया हुआ है, मगर ये तो बर्ड ही है। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स और एव्स, एव्स मतलब बर्ड, बर्ड और रेप्टाइलिया के बीच में जो ये कनेक्टिंग लिंक है जो आर्चोपिटाइप है। इट्स अ क्रिएचर इन विच कैरेक्टरिस्टिक, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, जो क्रिएचर है उसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 150 मिलियन एगो ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड व्हेन मेनी डायनासोर लिव्ड। ओल्डेस्ट नोन वर्ड है ये, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ये पहला बर्ड है जो रेप्टाइल्स की मान से बर्ड बना। आर्चोपिटेक्स कनेक्टेड लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एनिमल्स, रेप्टाइल्स और एप्स। आंसर होगा बी। अब देखिए मैमथ है, मैमथ क्या था, हाथी का जो है वो पूर्वज थे। मैमथ इज एंसेस्टर ऑफ डॉग, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट। आंसर डी होगा। एक्सटिंक्ट मैमथ इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। कॉमन एंसेस्टर है। डायनासोर क्या थे, डायनासोर वेयर सेनोजिक रेप्टाइल्स, मेसोजोइक बर्ड्स, पेलोजोइक एम्फीबियंस, मेसोजोइक रेप्टाइल्स। तो ये मेसोजोइक एरा का रेप्टाइल्स ही है डायनासोर। तो मेसोजोइक एरा जो इम्पोर्टेंट है, अब उसके 3 पीरियड हमने देखे थे, टेरासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर वेयर इन, डायनासोर किस एरा में थे, पेलोजोइक एरा, सेनोजोइक, मेसोजोइक एरा और प्लेस्टोसीन एरा। तो मेसोजोइक एरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कौन सा करेक्ट है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पंगोलिन, टॉर्टोइज, हॉक, सैलमंडर, पाइथन और कंगारू। तो आंसर इसका सैलमंडर, पाइथन और कंगारू है। सैलमंडर वही एम्फीबियन है 360 मिलियन, पाइथन भी रेप्टाइल है 300 मिलियन है। तो सैलमंडर, पाइथन, उसके बाद कंगारू आया 145 मिलियन पहले। तो आज यही तक करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में आगे मिलते हैं। थैंक यू।